बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, आज जो कुछ अडियाला के बाहर हुआ, कुछ यूँ उसका किस्सा है कि खान साहब के लिए मिलने के लिए जो आए उनको पंजाब पुलिस ने पकड़ा, चक्कर दिया और चक्कर देने के बाद उनको जकरी जाकर पहुंचा दिया। खान साहब की बहनें भी पहुंची थी, पीटीआई के रहनुमा भी वहां पर पहुंचे थे। मुलाकात का दिन तो था मगर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। सियासत का महाज हो या फिर अवाम का महाज हो, हमें तो देखने में गर्म ही महसूस हो रहा है। हुकूमत की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ चैन की बांसुरी बजा रही है। पाकिस्तानी सियासत का खुलासा बस इतना सा हमें नजर आता है कि सियासी गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुखालिफिन के तुंदो तेज बयानात हैं और अपोजिशन के मामलात को भी लेकर ऐसा लगता है कि तमाम हदें हमें पार होती हुई नजर आ रही हैं। अवाम एक तरफ खड़ी है मगर वो महंगाई से परेशान है, किसान दूसरी तरफ खड़ा है, वो हमें पहले से ज्यादा बदहाल नजर आ रहा है। मगर परवाह किसे है, ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत की जब हम तकरीरें सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, तो हुकूमत की खिताब में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, मगर इसके जो असरात हैं वो एक आम आदमी तक पहुंचने से पहले उड़न छू क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो एक तशवीशनाक खबर है हाजियों से मुतालिक, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि 67,000 हाजियों से मुतालिक खबर ये है कि उनका खुदा न खासा जो सफरे हज है वो कैंसिल हो सकता है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, खुलासा मैंने बयान कर दिया है, तफसील आप जरा खोल के बयान कर दें। जो कुछ हो रहा है रोजाना हो रहा है, बस उसके अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, मगर ये तो रोजाना का एक किस्सा बन गया, ये जो कुछ अडियाला के बाहर होता है पीटीआई से रिलेटेड। जी, असल में वो एक बिब्लिकल टर्म है आर्मागेडन, कि वो जो है ना एक अल्टीमेटली क़यामत से पहले जो दो कोतों में लड़ाई होनी है, जंग व जदल होना है, तो मुझे लगता है दुनिया में उसके कुछ नमूने आने नजर आने लग पड़े हैं। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे भी जाहिर है ये जो ट्रेड वॉर हो रही है चीन और अमेरिका के दरमियान, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ चुकी हुई है। और ये 100 साल कह लें या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कह लें या ये 70s के बाद कह लें, ये एक मेजर लड़ाई की तरफ जो है ना ये 2-3 कैंप्स आपस में जा रहे हैं। तो एक तो टैरिफ वॉर हो रही है, ट्रेड वॉर हो रही है, तजारती जंग। एक जो है मुल्क के अंदर भी कुछ इसी किस्म की जंग जारी है कि जिसके अंदर जो है ना हुकूमत का जो रवैया या इख्तियार में जो लोग हैं दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। वो शिद्दत पसंदों के लिए तो चले समझ आती है कि वो सख्ती है, मगर अपोजिशन के लिए जो कि कानून आइन के दायरे में रह के सियासत कर रहे हैं, उनके लिए भी गुंजाइश नहीं निकल रही किसी किस्म की। और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी नहीं की जा रही, अखलाकी तकाज़े भी पूरे नहीं किए जा रहे। ये जो इस वक्त मंजर चल रहा है कि कानून को छोड़ें, ये हमारे माशरे में ये वैसे ही बड़ा एक तकलीफदेह होता है कि बहरहाल क्या है कि अदालत के कहने पे वो मुलाकात के लिए इमरान खान की बहनें जा रही हैं, हुक्म है और वो उनकी जो है मुलाकात नहीं होती। और पिछली दफ़ा उनको लीला दुल्ला पे छोड़ दिया था मोटरवे पे, इस दफ़ा चक्री छोड़ दिया है। अगली दफ़ा मेरे ख्याल वो अगला स्टेशन कौन सा है आमिर साहब, कलर का हाल, फिर वो बेरा तक जो है ना आखिर में जो है ना वो जेलम दरिया चनाब क्रॉस करके रावी तक पहुंचा के करेंगे। तो ये एक तो खैर तो ये तो लाइटर उसमें मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये है कि इस वक्त जो है हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्या ओवर कॉन्फिडेंट है। चलें जी, अच्छी बात है, हम भी खुश हैं कि फिच की रेटिंग बेहतर हो गई है, बी माइनस आ गई है, सी माइनस से जो है वो उस पर बी माइनस पे वो आ गए हैं, तो सी प्लस से, तो साथ में तरसीलात बेहतर हो गई है। चले, अच्छी बात है, मगर अभी बड़े मुश्किल है। दुनिया भर में ये जो जंग जारी है टैरिफ की, हमें उससे नबरज़मा होना है। हमें ज़रूरत है इस वक्त अपने आप को, ये कि मैं कहता रहता हूँ, ये इस तरह की दहाइयों में और सदियों में मौका मिलता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपने आप को उसके मुताबिक तैयार कर लें। तो हम पहले ही इतनी अथाह गहराइयों में जा चुके हुए हैं कि उससे नीचे क्या जाएंगे, इससे नीचे क्या हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी, ये इससे ज़्यादा क्या मुल्क की इम्पोर्ट्स होंगी। तो इसमें से गुंजाइश निकल आती है, अगर हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें तो हम अपने आप को पेश कर सकते हैं मुतबादिल मंडी के तौर पर, कि वो जो मंडियाँ खोई गई हैं वियतनाम मुल्क और मैक्सिको, कैम्बोडिया जैसे मुल्कों से,
तो जिनके हमारे से भी ज़्यादा तारीफ हैं, तो हम चीन से कह सकते हैं, दुआ की दुनिया से भी कह सकते हैं कि हमारी तरफ गौर फरमाएं। ये आपकी जो सप्लाई चेन है, आपको जो सस्ती लेबर चाहिए, हमारे यहाँ बेतहाशा बेरोजगारी है, 11% जो है हमारे यहाँ बेरोजगारी है, 2 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, तो उनको रोज़गार मिल जाएगा। और ये इस पे फोकस करने के लिए यहाँ सियासी इस्तेकाम चाहिए। मगर ये जो रोज़ का व्यू सारा दिन ये चलता रहा है, ये नहीं चलता चाहिए। ज़ाहिर है टीवी के लिए सबसे बड़ी ये एक लाइव न्यूज़ होती है कि जी अब उनको बिठा लिया, अब वो जो है भगा दिया, अब वो जो है होटल में पहुंच गए हैं, अब खाना खिला दिया, अब जो है पुलिस की वैन में डाल दिया। तो सारा दिन टीवी पे यही चीज़ें दिखाई चलती हैं। सोशल मीडिया है, उससे क्या हो रहा है, सूबों के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, वफाक में जो मसाइल चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा। बड़े गंभीर मसाइल हैं भाई इस वक्त, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें दुनिया में क्या हो रहा है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल आपने बिल्कुल, मैं आपकी इजाज़त से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, चूँकि पाकिस्तान के मसाइल और आलमी सतह पर जो हमें चैलेंजेस का सामना है उस पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी जाहिद, आप जाहिद हुसैन तारुफ के मोहताज नहीं हैं, 3-4 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और ख़ास तौर पे इनका सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है ये बहुत इनकी गहरी नज़र रखते हैं। जाहिद, आप बेहतर समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। ट्रेड वॉर चल रही है, ईरान और अमेरिका की इनडायरेक्टली ओमान की बात अब बताया जा रहा है कि इटली के अंदर नेक्स्ट सेशन होगा। मगर बहरहाल जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं, अभी तक उसके अंदर से कोई हल नहीं निकला और एक दुनिया भर में एक फाइनेंशियल बहरान, स्लो डाउन और रिसेशन की खबरें चल रही हैं। हमारे यहाँ जो है, यहाँ कोई उसका नहीं, सारा दिन ये रहता है कि आज इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं किया गया, आज पुलिस ने पकड़ लिया, और सारा फोकस इन चीज़ों पे रहता है। तो ये जो डिस्कनेक्ट है और दोनों तरफ से जो रवैये हार्श हो रहे हैं कि एक तरफ से हुकूमत का रवैया दिन ब दिन हार्डन्ड होता जा रहा है और दूसरी तरफ से जाहिर है वो भी कह रहे हैं जी हम भी सड़कों पे आ रहे हैं, कोई 20 तारीख की दे रहे हैं जुलूस निकालने की या 30 तारीख की दे देंगे। तो ये मामला डिस्कनेक्ट क्यों है और मामला किधर जा रहे हैं? देखिए आमिर, ये मतलब हाँ जो सूरत हाल हमें यहाँ नजर आती है बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन आपने कहा कि हार्ड होते जा रही है, तो शायद उसका जो आप सुनते आए हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, तो शायद इसी का शाखसाना है कि जो कुछ आजकल हो रहा है का मतलब लोग यही लेते हैं कि ज़्यादा सख्ती की जाए और जिस तरह भी हो। अब मसला ये कि मामूली सी चीज़ थी कि अगर मुलाकात का दिन मुकर्रर था इमरान खान से तो उनकी मुलाकात तो हो जानी चाहिए थी नॉर्मल तरीके से। मतलब अगर ये एक अदलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको इजाज़त दी थी कि वो मुलाकात कर सकते हैं, तो अब ये सारी चीज़ें जो है अगर एक दायरेकार में रह के होती हैं, मुलाकात भी हो जाती, तो मेरे ख्याल इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती जो कि हमें नज़र आती हैं कि उठा के उसको जो है चक्री में भेज दिया। मतलब ये तरीक़ेकार जो है समझ में नहीं आती है। अब मसला ये आता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है या हमारे इर्द गिर्द भी जो कुछ हो रहा है, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं जियो पॉलिटिक्स में, शायद हमें उसका इदराक नहीं है। इदराक है भी तो मतलब ये कि हमने इस पर आँखें बंद की रखी हैं और ऐसा मालूम होता है कि हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो कुछ भी ट्रम्प की पॉलिसी है उसका असर जो है दुनिया भर में पड़ेगा। उसके यकीनी तौर पे जो भी इसका फॉल आउट इफेक्ट होता है वो तो सिर्फ ये नहीं है कोई ममालिक पे होगा जो कि बराह रास्त ज़्यादा जो है इस पे असर होगा जिनके, लेकिन ऐसे ममालिक भी जो कि हमारे हैं, जैसे आपने जिक्र किया टैरिफ वॉर चल रही है, चाइना और अमेरिका के दरमियान और ज़्यादा कशीदगी जो बढ़ेगी और उसका यकीनी तौर पे हम पे भी बहुत असर इसलिए पड़ेगा कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, एक वाहिद स्ट्रेटजिक जो पार्टनर कह सकते हैं वो है मौजूद। लेकिन उसके साथ साथ जो है अमेरिका से भी हमें एक ताल्लुक़ रखना है कि बावजूद तमाम चीज़ों के सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर हमारा इस वक्त अमेरिका ही है। अब ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये इन हालात का तो अगर था, इन हालात को देखते हुए कितने जो है डेलिकेट मसाइल हैं, सख्त चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो लेकिन आपने ज़रा देखें, आपके मुल्क की हालत देखें। आपके पास एक वज़ीर ख़ारजा है जो कि मैं ख्याल आज तक उससे पहले पता भी नहीं था कि ख़ारजा अमूर होते क्या हैं,
और ना ही उनकी इस वक्त दिलचस्पी है। सिर्फ एक ओहदा मिल गया है और उसके बाद भी है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी ओहदा उनके पास है। अब आप जरा देखें इनको, वजीर खारजा जो है एक फुल टाइम जॉब होती है, और इस वक्त खास तौर पे जो दुनिया में इस किस्म की बात सरगर्मियां चल रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, तो हमें तो एक फाल किस्म का वजीर खारजा चाहिए था जिनको इससे तमाम इन अमूर पे एक अबूर भी हासिल होना चाहिए था और एक ऐसा जहन भी होना चाहिए था कि जो आने वाले वक्तों में जो चैलेंजेस पाकिस्तान जाहिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। इस वक्त जो ये आप और मैं बात कर रहे हैं, ट्रेड वॉर की पूरी दुनिया उसके ऊपर सोच विचार कर रही है और ईरान हमारा हमसाया है। ये जो जोरी जंग का ख़तरा हो सकता है या उनके ऊपर, ईरान के ऊपर हमले का जो इम्कान हो सकता है, इसके ऊपर आपने इसहाक डार साहब को कोई रिसेंट डेज में सुना है सोच विचार करते हुए? फॉरेन ऑफिस की तो रेगुलर ब्रीफिंग होती है, मगर फॉरेन मिनिस्टर की कोई इसके ऊपर ख्यालात मुझे, क्योंकि मैंने नहीं सुनी, आप मुझसे ज़्यादा नज़र रखते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई आपने सुना है रिसेंट डेज में इसके ऊपर कि उनकी क्या सोच है, उसके मतलब वो क्या करेंगे? भाई उनको पता होता तो उसके दिलचस्पी भी नहीं है। दूसरी एक और बात देखें कि वजीर खारजा है, अभी हम जैसे कहा कि जितने नाजुक हालात हैं, जो चैलेंजेस का हमें आगे से आगे सामना करना है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उसके बाद अभी देख लें इस वक्त जो है इनको इनका कि आज पूरा का पूरा 3 जनरेशन शरीफों के बेलारूस गए हुए थे। अब अंदाजा लगाइए कि बेलारूस की हैसियत क्या है। बेलारूस का थोड़ा सा आपको पस मंजर भी बता दूं, वहां पे जो एक सदर साहब हैं वो 30 साल से अपने उसमें है, और उनकी वजह जो है, एक शोहरत जो है वो ये है कि दुनिया के करप्ट तरीन रहनुमाओं में शामिल होता है। अब मसला ये आता है कि पूरा टबर पहुंचा हुआ था, और जिसमें फिर हमारे यकीन तौर पे जो वजीर खारजा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो भी पहुंचे हुए थे। अब मसला ये आता है कि इसके अलावा आप जब भी देखें कि शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ जो है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालत है, इस वक्त मैं समझ इसमें मजाक, इससे ज्यादा कौम का मजाक कभी हो नहीं सकता है। अब मुझे बताइए, क्या वजीर खारजा के पास इतना ज्यादा टाइम होना चाहिए था आज के हालात में? पास की जो इब्तदा जो है उसकी तकरीब में मौजूद तो कौन सी तकरीब में ऐसे हैं जो कि नहीं होते हैं ये वजीर आजम के साथ साथ? मैं समझता हूँ कि इस वक्त इन्होंने शायद सोचा होगा कि पूरा ठेका जो है जो मुल्क चलाने का वो किसी और को दे दिया जाए, और हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क चला कौन रहा है। तो इसमें यही एक है कि जाहिद भाई, दो जो बड़े इश्यूज, क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, मैं आपसे उसका चाहूँगा कि ओपिनियन दे दें। पहली तो जो तजारती जंग जो जारी है इस वक्त दुनिया में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री एक सिर्फ खबर हमें दी है उन्होंने कि जनाब एक कमेटी जाएगी या जा चुकी है जो कि अमेरिका के साथ, हम रिटेलिएट नहीं कर रहे, हम उनके साथ निगोशिएट करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, मगर कोई तफसीलात नहीं आई। हम जानना चाहेंगे कि जनाब इसके अंदर एक हमारे लिए कुछ, ऑफ कोर्स हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्सटाइल की गिरेंगी, तो हमारी क्या, हम अमेरिका अगर कहता है कि आप अपना $10 बिलियन का चीन के साथ डेफिसिट कम करें तो हमारी क्या सोच है? फिर अगर इसके नतीजे में हमें नई मंडियां अगर के तौर पे अपने आप को भी पेश करें या अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफिकेशन का मौका है। फिर सुना है कि डी-डॉलराइजेशन भी हो रही है, 8% डॉलर बाकी करेंसियों के नज़दीक जो है ना मुकाबले में दहाइयों के बाद गिरा है, और यहाँ पे ब्रिक्स वाले अपनी करेंसी ब्रिक्स पे, और आज चीन जो है RMB डिजिटल लॉन्च कर रहा है, तो डॉलर नीचे जाता है या उसके मुतबादल के तौर पे। ये डिटेल्स हैं जो हमने जानना चाहते हैं, मगर नहीं कहीं से मिल रही कि हमारी इस पर क्या सोच विचार है। बिल्कुल नहीं, देखिए यही बात है कि ये सही बात है कि इस पर जो चैलेंजेस हैं काफी संगीन है। जैसे एक हमें बैलेंस भी करना होगा चाइना और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, तो ये सारा काम तो वज़ीर ख़ारिजा का होता है ना, कि वो इस किस्म का उसके सामने एक सही तस्वीर नजर आए और उसके आगे की लाएमल हम बनाए। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए वो दुनिया भर में लगाए, हम पे भी लगाया है, लेकिन उसमें यह कि हमारे पास उस बात की तो गुंजाइश नहीं है कि हम रिटेलिएट करें। हम चाइना नहीं है, चाइना जो है वो कर सकता है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है।
हमारी तो बहुत ही जो है 1% भी बन के आती है जो अमेरिका के साथ ट्रेड है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो ठीक है, मज़ाकरात तो होने चाहिए, और मतलब ये है कि जो कंसेशन हमें मिल सकता है वो अच्छी बात होगी। लेकिन उसी वही बात आती है कि ये देखें दोनों चीज़ का ताल्लुक जो है, ये वजीर खजाना का भी एक वो बन के आती है, जो निगोशिएशन टीम की भी आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा जो है एक वजीर खारजा का भी रोल होता है कि इसमें जो है ये इसमें आपके जरूरत होती है कि आप ज़्यादा सरगर्म किस्म के एक वजीर खारजा हो, और वही वो वजीर खारजा इसके पास इदराक भी हो। अब ये है दूसरी बात। अब अभी आपने एक और जिक्र भी किया था कि इस खित्ते के अंदर जो कशीदगी बढ़ेगी, अभी जो ईरान और अमेरिका के सामने न्यूक्लियर डील के जो है या निगोशिएशन चल रही है, वो बहुत ही अहम है, बहुत अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त। और मेरा ख्याल ये है कि उसका मेरा ख्याल दुनिया भर की नजरें इस पे भी लगी हुई है कि इसका आउटकम क्या होता है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रम्प जो है उन्होंने बातचीत करने में आमादगी जाहिर की है कि हाँ वो फिर निगोशिएशन के जरिए जो है इस पे मसले का हल तलाश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ धमकियां भी मिल रही है। और अभी आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ उनकी जो डिमांड आई हुई है कि वो अपने जौहरी उसको डिसमेंटल करेंगे, टोटली अपनी सोसाइटी को डी वेपनाइज करेंगे। वो शराइत इतनी ज़्यादा हैं जो अब तक आई हैं, शायद बाद में निगोशिएशन में डाइल्यूट कर लें, मगर उसकी रोशनी में ये तो तकरीबन ना वाली बात है। तो उसके नतीजे में अगर ये नहीं होता तो जो पहले ही बताया इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो धमकियां आई हुई हैं कि उस पर हमला हो सकता है, तो बड़े खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो बहुत खौफनाक इसके असरात होंगे। देखें, अगर इसराइल जो तुला हुआ है इस वक्त, इसराइल का तो पूरा जोर इस बात पे है कि अमेरिका को इस बात पे आमादा किया जाए कि वो जो है ईरान पे जौहरी जो है फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला करके उसको मुस्तकिल तरफ पे ख़त्म कर दे। लेकिन अगर उसके असरात भी जब देख लें, अगर ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि मज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन एक और अब यह है कि क्या ईरान ने तो साफ कहा है कि बातचीत करने के तैयार है। ईरान देखिए 2015 में भी एक मुआहदा किया था, और जो कि अमेरिका और 5 और मुल्क जो हैं उनके दरमियान ये हुआ था। और इसमें यह है कि बहुत एक लिहाज से इसको कहा जाए कि बहुत एक सही मुआहदा था, और उसके जरिए जो ईरान ने अपना जो है वो ये बात तय कर दी थी कि वेपनाइजेशन नहीं करेगा। वैसे भी ईरान कहता है कि हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इससे भी आता है कि जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जो इसराइल की बढ़ती हुई जारियत है, तो उसको अपने डिफेंस को भी मजबूत बनाना है। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपको 3 ऐसे हमले हो चुके हैं ईरान के अंदर इसराइल की तरफ से। तो इस हालात में यकीनी तौर पे अपने डिफेंस के लिए ईरान को कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा। अब मसला ये आता है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है ईरान की बातचीत के जरिए कोई मुआहदा ऐसा होता है जिसमें इसको कंप्लीट वो इस पे यानी ये बात ज्यादा जायद फैल सकती है, क्योंकि ईरान के हाल ही में नाजरीन की इतला के लिए कि चीन और रूस के साथ कोई मिलिट्री अलायंस तो नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा गहरे किस्म के तल्लुकात होके इकोनॉमिक मुआहदे इतने ज़्यादा हो गए हैं। हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी उन्होंने पर्शियन गल्फ में की हैं। तो ये अभी पता नहीं है कि खुदा न खास्ता वायलेंस की तरफ जाती है तो इसका फैलाव कितना होगा। पर मैं चाहूँगा जाहिर कि ज़रा डोमेस्टिक उस पर भी हमारे पास वक्त महदूद है कि हुकूमत जो है वो गुंजाइश नहीं निकाल रही कि यहाँ अपना हाउस इन ऑर्डर करे या थोड़ी सी नरमी करे या बातचीत का कोई माहौल बना के कोई मुफाहमत की तरफ लेके जाने की कोशिश करे। कि ये इस बात को गौर किए बगैर कि चारों सूबों में इस वक्त मसाइल हैं। तो सिंध के अंदर आप कराची में भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, सिंध को समझते हैं कि जो पानी का मसला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका हुआ है। सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं बलूचिस्तान के और केपी के बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब के अपने मसाइल हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। बस ज़रा डोमेस्टिक सूबों की जो हमारी इंटरनल दरारें हैं, मैं चाहूँगा उसके ज़रा एक ओवरऑल एक ओवरव्यू दे सकें अगर आप। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त जो है हमें अगर कई दहाइयों के बाद हमें जिस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वो यही इंटरनल स्टेबिलिटी का मामला आता है। बलूचिस्तान में जो है हम सब जानते हैं कि कितनी हद तक एक लिहाज से शोरिश बढ़ती जा रही है और यकीनी तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई बढ़ती जा रही है। लेकिन इसकी सबसे बुनियादी वजह जो कि अभी हुकूमत जिस चीज़ को तस्लीम करने के तैयार नहीं है कि वहाँ पे सियासी है एक मसला है।
सियासी मसला ये है कि बलूचिस्तान के बलोच अवाम को बहुत एक लिहाज से उनके अपने भी शिकायतें मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें मौजूद हैं कि देखें इतना बड़ा सूबा है लेकिन गुर्बत में सबसे ज़्यादा है। ये कहा यह जाता है कि वहाँ पे जो है पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर का एक मादनी ज़खायर मौजूद है। जब हम मादनी ज़खायर की बात करते हैं तो उसमें इसी का जिक्र आता है बलूचिस्तान का, लेकिन उसके अवाम को हकूक़ आप नहीं देते हैं। दूसरी एक और बात भी है कि देखें ठीक है, पाकिस्तान के सारे जगहों में जो इलेक्शंस थे उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, लेकिन जो कि अभी हम बलूचिस्तान की हालत देखें तो उसमें तो हमेशा ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने जो है वो एक तयशुदा तरीके से जो लोगों को यहाँ नाफिज कर दिया जाता है, मुंतखब करा दिया जाता है। और ये सूरत हाल है, रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत तो यहाँ पे दाइयों से नहीं रही है बलूचिस्तान में। और इस दफा तो जो हालात जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे, उससे तो साफ जाहिर होता है कि जो है अवाम में जो भी ऐसी जमातें थी जो कि नेशनलिस्ट पार्टी भी थी, नेशनलिस्ट पार्टी से जो कि इस फेडरेशन में रह के अपने हुकूक की जद्दोजहद की बात करती थी, उनको भी आपने साइड लाइन कर दिया। एक तो ये हुआ। दूसरी तरफ ये है कि जैसे केपी की भी है कि एक जो सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासर हुआ है दहशत गर्दी से, वो है केपी के। और उसकी एक और वजह भी आती है कि वहां पे जो सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट दरमियान जो कशमकश और एक रस्साकशी चल रही है, उसकी वजह से हालात और खराब हुए। इस वक्त जब देखें कोई इस किस्म की दहशत गर्दी कार्रवाइयाँ नहीं रोकी जा सकती हैं जबकि आपको इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। और यही बात ये आती है कि जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं वहां पे, और उसके बावजूद भी जो है हम फेडरल गवर्नमेंट के उसमें कान में जो रहती है। अब ये हालात है। आप देखिए सिंध में भी जो है अब हालात जैसे आपने जिक्र किया कि नहर का मसला बहुत संगीन होता चला जा रहा है। ये वहां पे जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत 16 साल से है और उसका जो है इसमें सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन तमाम लोगों को ये लगता ये है कि पीपल्स पार्टी भी इसमें शरीक है और पीपल्स पार्टी की जो है तो क्योंकि कोalition उसके बगैर चल नहीं सकती है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बगैर उसकी मर्जी के आप एक ऐसा फैसला करें जिसका पूरा का पूरा जो है वो सिंध की एक बका का मामला है। मैं जाहिर पंजाब को जो है फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्योंकि जितने भी अभी तक एहतजाज हुए हैं या जलसे जुलूस हुए हैं तो अभी तक हुकूमत की बचत ये होती रही है कि पंजाब से बज़ामत नहीं करने दी गई या नहीं हुई। मगर इस वक्त पंजाब के अंदर जो किसान हैं वो मसला बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि ये 2-3 साल का तसलसल है। मैं नाजरीन की उसके लिए याद दहानी के लिए कि लोग भूल जाते हैं कि ये पिछले साल से सिलसिला जारी है कि गंदम जो थी उसकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स थी कि बम्पर क्रॉप है, उसके बावजूद कि वाफर गंदम होने के बावजूद, इतलाओं के बावजूद हुकूमत ने $1 बिलियन की बाहर से मंगवा ली। वो इतनी बहुतात यहाँ पे गंदम की हो गई और फिर वादा करके 3800 पर मन लेनी थी किसान से, वो नहीं ली। वो बेचारे 2,000 2200 मन के ऊपर बेच के उनका कीमा निकल गया, जिसकी वजह से हमारी कपास भी तबाह हो गई और इस दफ़ा की गंदम की भी अच्छी रिपोर्टें नहीं आ रही। इस दफ़ा दोबारा वो देजावू कहते हैं ना, वो रिपीट हो रहा है वही वारदात के बजाय इसके कि बाहर के वालों को $1 बिलियन दे दें, इस दफ़ा भी शायद इम्पोर्ट करके दे दें, लोकल नहीं देंगे। और यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि लागत उनकी 30,000 मन जो है ना बताई जा रही है, किसान ये क्लेम कर रहे हैं। शायद का कारण बाजी साहब आज कह रहे थे कि मार्केट में 2100 रुपये मन बिक रही है। 2100 रुपये मन का वो नदीम अफजल चंद सही फरमा रहे थे कि एक पिज्ज़ा लोग खा जाते हैं एक फुल साइज़ का, जिसके अंदर किसान की 1 मन गंदम है, और चले 2500-250 भी कीमत लगा लें तो फिर भी 3000 से लागत कम है। वो इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जो आटा बिक रहा है मार्केट में थैले की शक्ल में, वो 5800 मन, यानी उनसे आप 2500 से लेके 5800 5800 रुपये का मन आटा बेचा जा रहा है। तो किसान बड़ा तड़प रहा है पंजाब के अंदर, और इस पॉलिटिकल उस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर इसको मिला लिया जाए तो कैसे इसको आप देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये मसला बहुत संगीन होता नजर आ रहा है।
और यहाँ पे जो है पंजाब की हुकूमत जो नजर आती है वो तो एक लिहाज से गिमिक्री में लगी हुई होती है कि आज इसका इफ्तिताह हो गया, आज जो फलाना चीज का इफ्तिताह हो गया, और जो है कि आप मुझे बताइए। लेकिन वहां पे जो मसाइल इस वक्त बढ़ रहे हैं, सही बात है कि वहां पे जो किसानों की सूरत हाल बन के आएगी वो इतनी खतरनाक है कि हद नहीं। दूसरी एक और बात भी आती है कि देखें, पंजाब के अंदर पहले जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन इस दफा उनके भी इलेक्शन एक लिहाज से चोरी हुए हैं ना। वहां पे भी जो है इस वक्त जो हुकूमत कर रही है वो तो इलेक्शन नहीं जीती थी। अब मसला ये आता है कि अब जो उनकी पॉलिसी रही है, सवाए इसके कि टिकटॉक और उसमें आप तस्वीरें देख लें, आप मुझे बताइए कि जो ठोस मसाइल पंजाब के उसको कहाँ पे एड्रेस किया गया। और जो आपने निशानदेही की है इस वक्त गंदम की, वो वाकई खतरनाक सूरत हाल है। और ये बात हकीकत है कि जब पिछले साल जो है आपको सबको पता था कि बम्पर क्रॉप हो रही है, तो उससे पहले जो है पता नहीं किसके इशारे पे या किसके कहने पे जो है आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। उस वक्त बताया गया था कि वो इंक्वायरी होगी, ये होगा, वो दबदबा के वो मामला भूल भुला के इस दफा दोबारा रिपीट किया जा रहा है। बहरहाल ये सारे गंभीर मसाइल है। सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि ज़रा अगर गौर कर ले इख्तियार वाले लोग और हुकूमत कि इस वक्त मुल्क के मामलात जो हैं यहाँ पे नरमी की ज़रूरत है। सख्ती से मामलात पहले भी नहीं निपटे, इस दफ़ा भी नहीं निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन हमारे लिए वक्त निकालने का। आप हमेशा वक्त निकालते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ माहिर कानून फैसल चौधरी साहब मौजूद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर और अदालती मामलात के ऊपर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। स्टे विद अस। फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब हम अदालती मामलात के ऊपर, कानून के ऊपर बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा जो सियासत का सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। माहिर कानून फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे कानून भी हैं और PTI से भी इनका ताल्लुक है, हमें इनको बतौर सियासतदान भी अब बुलाते हैं। फैसल, आज सारा दिन जो आपके आने से पहले हम ये कह रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क के और बैनुल-अक़वामी जो मसाइल चल रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि उन मसाइल के ऊपर और करें जो सूबों के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। बस सारा दिन TV पे ये चलता रहा जो अलीमा बीबी और इमरान खान की बहनों की जो मुलाकात ना हो पाई और कि जी अब उनको जीप में बैठा दिया, वहाँ उतार दिया, वो ये हो गया, वो हो गया। तो अब लेटेस्ट क्या है? उनको छोड़ दिया गया है, अब क्या है? जी हाँ, अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट तो यही आई है मुबैना तौर पे कि उनको और जो उमर अयूब और अहमद भचर समेत दूसरे हामिद रज़ा भी थे उसमें, तो उनको मोटरवे के ऊपर जो एक नया पैटर्न शुरू हो गया है कि आप गिरफ्तार करते हैं, फिर वहाँ से मोटरवे के ऊपर जाके किसी वीराने पे छोड़ दिया जाता है। आमिर साहब, ये हुकूमत जो है इसने ना तो कोई सियासी इक़्तिदार छोड़ी है, ना कोई अखलाकियात छोड़ी है, ना आइन की पाबंद है, ना कानून की पाबंद है, ना अदालती अहकामात की पाबंद है। और ऐसा महसूस होता है कि जंगल बन गया है ये मुल्क। आज 1 महीना हो गया है बहनों की मुलाकात कंसेंट देने के बावजूद, अदालत में अपने हाथ भी काट के दे दिए PTI ने, लेकिन फिर भी हमारा जो मुलाकातें नहीं हो सकी। मैं अभी आपसे पहले एक शो में था तो मैं वहाँ पे मुझे सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा जी कि वो खान साहब का नैरेटिव बाहर आ जाता है, आर्टिकल बाहर आ जाता है, इसलिए जो मुलाकातें रोकी गई हैं। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव इन्होंने पूरा महीना रोका रखा। परसों मुलाकात के बाद वो जमूद टूटा, मैंने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बाहर के बाद भी की, ट्वीट भी हुई, तो उसमें से आप दोबारा जो है वो नैरेटिव, आप इमरान खान साहब को जो इतना मर्जी आप हाइड कर लें, 20 महीने हो गए हैं वो अडयाला जेल में हैं, उनको आपने एक दिन के लिए अडयाला के गेट पे नहीं ला सके आप, क्योंकि इस हुकूमत में सकत नहीं है इमरान खान साहब को बाहर लाने की। उनको पता है जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे उस दिन इस हुकूमत का आखिरी दिन होगा। मैंने ओपन ट्रायल की दरख्वास्त फाइल की हुई है, जिसकी वजह से ये जो ट्रायल्स हैं वो लेट किए जा रहे हैं। मैंने दरख्वास्त की है उस अदालत से कि आप हमें जेल के अंदर नहीं, आप हमें आम अदालत में पेश करें इमरान खान साहब को, जहां पे आमिर साहब की, सरवत की, दूसरे जो अपना इंटरनेशनल नेशनल मीडिया है उनकी एक्सेस हो, ताकि वो उनसे बात कर सके। और कहां पे ये लिखा है कि आप अडयाला की बुलंद बांग जो है दीवारों के पीछे
आप जेल ट्रायल करें। वैसे चौधरी साहब, आप ये इमरान खान साहब की बहनों की मुश्किल आसान कर सकते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने कहा है जो लोग बिना लिस्ट में नाम हुए भी खान साहब से मिल लेते हैं, वो अपने दोस्तों से हमें भी खान साहब से मुलाकात करवाने का एक शर्फ करवा दे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया, आप क्यों नहीं उनकी मदद कर देते? देखिए, मैं सरवत अलीमा बीबी का जो शिकवा है वो बिल्कुल जायज़ है। देखिए, एक बहन का भाई से मिलने का एक तमन्ना है, इसमें जज्बातियत भी है। वो मुझे कहें या किसी और को कहें, उस पर बिल्कुल बुरा मानने वाली बात नहीं है। गुजारिश ये है कि जो लिस्ट वाली बात है, ये क्योंकि मीडिया पे ये इवेंट आज अब भी आया है। इमरान खान साहब ने परसों भी जब हम वहाँ पे गए तो मैंने उन्होंने जब बताया कि हमारे लिस्ट में जो नाम नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में जो हम देते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते, लेकिन एक हफ्ते बाद क्योंकि मुलाकात का मौका मिलता है तो जो लिस्ट में लोगों को इजाज़त मिलती है वहाँ पे वो भी आए और जिनको इजाज़त मिलती है, ताकि एक कम्युनिकेशन जो है वो कायम रहे। मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर में जब ये मामलात मेरे इमरान खान साहब ने मुझे ट्रस्ट किया, तो मैंने जब बुशरा बीबी मुलाकातें का ऑर्डर किया, उसके बाद एक ऑर्डर जुडिशल ऑर्डर के तहत इमरान खान साहब ने अपने हाथ से साइन करके मुलाकातियों की लिस्ट देते थे। आप यकीन कीजिए कि वो लिस्ट भी चेंज हो जाती थी। बाज़ औक़ात मैं बाहर खड़ा हो जाता था, मुझे नहीं जाने दिया जाता था। बाज़ औक़ात दूसरे जो हमारे अहबाब हैं, दूसरे वकला हैं, उनको इजाज़त नहीं देती, हमारे जूनियर्स को भेज दिया जाता था। फैसल चौधरी साहब मेरे गोरखपुर में ना दोस्त हैं, तो मैं उनसे ये हमेशा पूछता रहा कि ये गोरख धंधा जो लफ्ज़ है, नुसरत फ़तेह अली खान कवाली भी गाई हुई है, ये इसका आपसे क्या ताल्लुक़ है? वो कहते हैं इसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे शक पड़ता है कि ये गोरखपुर नाके से इसका कुछ ताल्लुक़ है। आप वो उन खुश नसीबों में से हैं जो नाका क्रॉस करके अंदर इमरान खान को मिल के आए हैं। क्या उनकी तरफ से पैगाम क्या है? पहले भी चल चुका है, मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबानी ज़रा दोबारा वाशगाफ अल्फाज में बता सकें। आमिर साहब, एक तो मैं नाके जो है ना, मैं थोड़ा सियाना वकील हूँ, मेरी सारी उम्र सियासी मुकदमों में गुजरी है, तो मैं गलियों से गुजर के मैं नाके पे जाता तो मैं भी बाहर होता, मुझे अंदर ना जाने दिया जाता, तो मैं अडयाला के गेट पे पहुंच गया था। और अगर मैं अपनी एंट्री इंश्योर नहीं कर सकता तो मैं इमरान खान साहब को या बेगम साहबा को या दूसरों को क्या रिलीफ लेके दूंगा? सो इट इज एक मेरी ये गोरख धंधा है कि नाके के जरिए नहीं जाना। ये गोरख धंधा मुझे मुमताज करता है दूसरे वकला से, ठीक है, एंड इट इज माई क्रेडिट ऑल्सो। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने बिल्कुल वोकल अंदाज में, जिसको कहते हैं ना वाशगाफ अल्फाज में ये कहा, मैंने अगर डील करनी होती 2 साल पहले करता, जब मैंने इलेक्शन, जब मुझे ये ऑफर दी गई कि 3 साल के लिए आप खामोश हो जाए। लिहाजा आजम स्वाति साहब को समेत तो सारा ग्रुप जो ये बातचीत कर रहा था उनको तो न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने ये फरमाया है, उन्होंने वहां पे हमसे बात करते हुए कहा कि देखिए, आजम स्वाति साहब और अली अमीन साहब आए थे और उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, वक्त आया करते हैं। मेरे मुकदमात या बुशरा बीबी के मुकदमात या आज़ादी से मुतल्लिक कोई बात नहीं करनी। अगर पाकिस्तान के लिए कोई बात करनी है तो आप बात कर लें, लेकिन इसकी मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बात आगे बढ़ सकेगी आपकी। तो उन्होंने कहा कि अपने तय पे वो उन्होंने कहा जी कि हम बात कर लें, तो मैंने कहा कर लीजिए। इसके बाद उन्होंने मिनरल एंड माइन जो माइंस बिल है उसमें उन्होंने कहा कि अली अमीन साहब के साथ जो सीनियर क़यादत है केपी की, वो पार्टी की, वो आए और मुझे उस पर ब्रीफ करे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 7 महीनों में, और ये फैक्ट है सर, कि जो सियासी लोगों की मुलाकात है वो सिर्फ एक बार मैं इंश्योर करा सका, वो भी बड़ी टैक्टफुली मैंने, जो हमारा एक GHQ केस हमला केस है उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, तो एक ही दफ़ा मैं उनको उनमें शामिल करके ले गया था 6-7 बंदों को, आलिया हमजा, जुनैद, आतिफ खान, शाह फरमान, हाफिज परत और अहमद बच्चे साहब को। लेकिन वो गिमिक्री जो है एक दफ़ा चल सकती है, मजीद मैं नहीं चला सका मेरी कोशिश के बावजूद। तो मैं उसमें वो उनको ले तो गया था, लेकिन वहां पे पाबंदी है। 1 महीना 1.25 महीना हो गया है जब से मुझे कहा गया कि आपने नहीं करना। मैंने कहा बिस्मिल्लाह आप करें, कोई ये जो फैसल वाडा साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं जो किसी ने करना कर लें, ये जो माइंस वाला बिल है ये केपी से पास होना ही होना है। नहीं, उनके अल्फाज हैं कि ये 26वीं तरमीम पे भी वो कॉन्फिडेंट थे और वो हुआ। गुजारिश है सर कि इमरान खान साहब की नॉड के बगैर तो ये नहीं होगा, और अगर होगा तरमीम भी हुई नहीं, 26वीं आनी तरमीम में जिस तरीके से हुई तो उस तरीके से ये नहीं हो सकता है। फिर नहीं, केपी में फिर अगर जो पास कराएंगे तो फिर जो केपी हुकूमत है
वो फिर वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ की जो पार्टी है, और ऑल ओवर सोशल मीडिया के ऊपर भी जो पार्टी है, देखिए इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, 2-3 सर्वेज आए हैं जो कि बड़े अलार्मिंग है हमारे लिए। यानी उसमें हमारी जो क़यादत को है बहुत ज़्यादा वर्कर्स की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया है, और वो ये जो बाकी जो इवन इस्टेब्लिशमेंट 1-2% नीचे रखी गई है। तो मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग बात है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी पूरी क़यादत से कि देखिए वर्कर और हम क्या चाहते हैं। मेरे जैसे वर्कर हम सारे ये चाहते हैं कि जो क़यादत यकसुई के साथ आपस की लड़ाइयां जो बंद करवाई हैं इमरान खान साहब ने, बिल्कुल ठीक किया है कि उस पर तो जो हटवाएं और एक सियासी लाएअमल दें जिससे इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन हो सके। और यही हमारा अहम मुतमन्नी है। पाकिस्तान में अडियाला के फ्रूट वेंडर से लेके टॉप नॉच साफी आप जैसे डिप्लोमैट्स और इंटरनेशनल दुनिया के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, इवन जुडिशरी सिर्फ एक सवाल पूछती है, इमरान खान साहब कब रहा होंगे। और यही वो सवाल है जिसका पार्टी की लीडरशिप को या हमें जवाब देना है और लोगों के सामने ये तो रखना। तब होगा जब आप यकजा होंगे। आप लोगों को तो अलायंस ही नहीं बन पा रहा, तो आप लोग स्ट्रेटेजी क्या मुरतब करेंगे? अलायंस की बात जो है उस पर भी बात हुई। इमरान खान साहब ने ये कहा कि पीटीआई कोई जूनियर पार्टनर नहीं है, हम बहुत बड़ी जमात है और अवाम हमारे साथ है। नाकाम तो वो जमात होती है जिसके साथ अवाम ना हो। हमारे से कामयाब जमात तो है नहीं जितनी हमारे वर्कर्स ने कुर्बानी दी है। देखिए इमरान खान साहब को जेल के अंदर से नैरेटिव और वर्कर्स की कुर्बानियां, 17 शहादतें जो हैं हमने उठाई हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं जिनका पता नहीं है। लिहाजा ये वो मैं 17 का नंबर वो दे रहा हूं जो हमारे इल्म में है, एड्रेसेस हैं जो आए हैं, और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उनका पता नहीं है। 5500 के करीब हमारा वर्कर अरेस्ट हुआ, 1000 के करीब अभी भी वर्कर हमारा एक वक्त में एक दो और इश्यूज हैं जो कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये जुडिशरी की छत्र छाया के नीचे हो रहा है। और ये क्योंकि अब ये टॉपिक ही लोगों को उम्मीद ही नहीं रही है तो इस टॉपिक पे बात भी नहीं की जाती, टॉक शोज़ भी कम हो गए हैं, तो आपको भी इसलिए हम कम तकलीफ देते हैं। वकला की जो है वो टॉक शोज़ में आमद कम हो गई है क्योंकि लोगों को ये बहस एक किस्म की लोग समझते हैं ये इसका फ़ायदा कोई नहीं है। मगर वो मैं आज देख रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब 5 रोज़ा दौरे पर, ये ज़राए के वाले से खबर चली है कि डिनाइल नहीं आया कि चीन जा रहे हैं एतवार को। और मैं ये सोच रहा था, मुझे अभी जालिब साहब की वो 60s में वो तरन्नुम से पढ़ते थे, नज़म आ जाती थी, मशीर गालिबन उसका टाइटल था कि वो चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, मगर पर उस पर वहाँ जो निज़ाम है उस पर न जाइयो। तो ये चीन के अंदर का जो निज़ाम है हमारा, बहरहाल जो है एक आईनी स्ट्रक्चर है हमारा, तो जुडिशरी का चीन के निज़ाम के ऊपर जो है ना वहाँ जाना और उसको स्टडी करना, तो मैं समझता हूँ कि बुरा नहीं है। निज़ाम होना चाहिए चाहे चीन जैसा ही हो, तो कम से कम उस पर इम्प्लीमेंट हो। तो ये क्या कोई डीपर उसके अंदर मीनिंग है कि चीन के निज़ाम को गौर किया जा रहा है पहले ही यहाँ पे है? तो वाडा साहब अगेन वो ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी आए के बाद 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आ सकती है। तो मैं तो समझता हूँ एक 8वीं तरमीम की तरह एक तरमीम आ जाए ताकि निज़ाम को उसके मुताबिक कर लें, बजाय इसके कि 73 का आइन होते हुए जो है आप उसके ऊपर उसको वायलेट करें। आमिर साहब, इस मुल्क में जैसे मैंने शुरू में कहा कि जंगल का कानून है, इस मुल्क में कोई असूल ज़ाब्ता नहीं रह गया। अदलिया, पार्लियामेंट, ये इंतज़ामिया के ज़ेरे नगी आ चुकी है, अंडर कंट्रोल है। मैं आपको बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट बता रहा हूं कि सबसे बड़ा जो डिबैकल हुआ है 26वें आईनी तरमीम का, उसका नुकसान ये है कि हमें बतौर वकील भी हम जो हैं हेल्पलेस हैं कि कहाँ पे क्या किया जाए। अदालतें बिल्कुल लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। आइन का वो हिस्सा प्रैक्टिकली अपना जो है वो मुअत्तल है। ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन पे अदालतों ने आंखें मूंद दी हैं। हमारी पार्टी की पिटीशंस सालों से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कभी फिक्स नहीं की गई। और जो एक कोर्ट पैकिंग की गई है, कोर्ट पैकिंग का आप अंदाजा देखिए कि 5 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो अपने लिए इंसाफ तलाश कर रहे हैं सीनियरिटी के लिए। जो चीजें अदलिया से मुताल्लिक हैं वो बहुत ही मैं जो मायूस कुन है। जो हमारी बार एसोसिएशन का किरदार है, मैं बतौर इस्लामाबाद बार के मेंबर के, मैं अपनी बार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके किरदार पे शर्मिंदा हूं कि उन्होंने वोट हमसे लिए 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी और जजेस की हकूक के लिए, वकुला के हकूक के लिए, लेकिन आज पटिशन विड्रॉ कर ली।
मैं इस पे जो है वो बतौर वकील मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये हम जो बार एसोसिएशनें जिनका काम था कि जो हमेशा आइन और कानून के लिए खड़ी होती थी, हम किस राह पे चल पड़े हैं। आपने हमारे प्रोग्राम में इस दफ़ा जो बार के इलेक्शन हुए उसमें इस्लामाबाद बार का भी जिक्र किया कि वो आपके ग्रुप ने जीत लिया। अभी मैं उनकी कोई जो जीते हुए शख्स थे उनकी कोई प्रेस रिलीज देख रहा था कि गालबन वो भी पलटा खा गए हैं। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हलफ के ऊपर बयान दे के कि मैं अदलिया की आज़ादी और इसके लिए कर, देखिए अब जो कुरान और हलफ है वो तो बिल्कुल ही, अब उसका क्या कहिए कि अगर आपसे एक शख्स जो है वो वादा करता है, और हमारे ग्रुप ने पूरे ने उनको वोट दिया, एक जो डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन है 1500 वोटों से जो है वो हमारा उम्मीदवार हारा था, लेकिन अब हम इस्लामाबाद से जीते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो इस्लामाबाद के जजेस की पिटीशन और बाकी लोगों की पिटीशन का जो है वो भी हल्फ के मुतल्लिक ही ज़्यादा फोकस उसके इर्द गिर्द ही है कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ नहीं लिया, जो कि ओथ के अंदर उसका जिक्र नहीं होता, तो उनको दोबारा ओथ लेना है या नहीं लेना, ये क्वेश्चन है। पर मैं दोबारा चीन की तरफ जाना चाहूँगा कि चीन जो है वो जबर का निज़ाम ज़रूर है, मगर वहाँ पे एक मेरिटोक्रेसी है, मेरिट पे काम होते हैं, जिसकी वजह ने उन्होंने दुनिया में मिसाल कायम की है पॉवर्टी ख़त्म करने की और तरक्की लेने की। तो यहाँ निज़ाम तो उस जैसा लाने में दिलचस्पी जाहिर की जा रही है, मगर वो ना तरक्की नज़र आ रही है ना वो मेरिट नज़र आ रहा है। तो बात यह है कि जो निज़ाम है उस पर बहस हो सकती है, मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी राय उसके हक में है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जैसा डाइवर्सिफाई जो मुल्क है उसमें उस किस्म का निज़ाम चल सकता है, क्योंकि वो उसमें जो कम्युनिज्म निज़ाम एक बहुत अरसे से चल रहा है, चाहे चीन की पूरी आबादी एक ही ज़बान बोलती है, एक ही मेजॉरिटी, मैसिवली मेजॉरिटी रिलीजन्स भी उनके एक हैं। हमारे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की लोग कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, हर 50 मील के बाद ज़बान का लहजा बदलता है। मैं भी आपसे शायद मैं तज्जिया ही कह रहा हूँ, मगर मैं हमेशा जब जजेस राज जाते थे तालीम तरबियत के लिए या लेक्चर देने के लिए, तो सुना था कि जनाब मदर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बरतानिया जाते थे, अमेरिका डेमोक्रेसीज में जाते थे। अब ये चीन और कल को कहीं नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं वो जो है जजेस राज, तो मैं उसकी लॉजिक समझना चाहता हूँ। देखिए बात यह है कि इसकी लॉजिक तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट की दे सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आई। हाँ, अगले हफ्ते ये मैं बता सकता हूँ कि हमारे केसेस लगे हुए थे। अब मैं एक और बात आपके तवज्जुह से, जो इंतहाई खतरनाक बात यह है, मैंने ये बावर कराया है चीफ जस्टिस साहब को कि 9 मई के केसेस हमारे लगे हुए थे। मैंने कहा सर देखिए एक ही क्राइटेरिया है कि जिसने पार्टी छोड़ दी है उसके ऊपर सबूत होने के बावजूद कोई केस नहीं है, जिसने पार्टी नहीं छोड़ी है वो 35-35 40 मुकदमे भुगत रहे हैं, और ये एक क्राइटेरिया प्रोसिक्यूशन ने रखा हुआ है। आप 4 महीने की डायरेक्शन दे रहे हैं, मुझे आपकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं, आप चाहते हैं कि लोगों को 2-2 साल से अंदर रखा है कि कंक्लूड करें, लेकिन नीचे ना कोई ज़ाब्ते की परवाह की जा रही है, ना किसी कानून की परवाह की जा रही है। आप यकीन मानिएगा कि गवाहान जो है तेजी से निपटाए जा रहे हैं, अब तक चार्जशीट क्या है वही पता नहीं है। अभी तक 9 मई के केसेस में जितनी पोलिटिसाइज ये केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैंने कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट से जो 4 महीने की डायरेक्शन में ट्रायल कंक्लूड करने का है, जिसके इमरान खान साहब डायरेक्ट जो हैं वो उसके इफेक्टी हैं, उस पर मुझे बड़ी फिक्र है कि हमारे वर्कर्स, हमारे वो लीडरान जो कि इमरान खान साहब भी हैं और लाहौर में मुक़य्यद जो हमारे लीडरान हैं और जो बाहर हैं, ये जो 4 महीने की डायरेक्शन है नीचे एटीसी कोर्ट जो है इसको मिसकंस्ट्रू करेंगी, और इसमें हमारे एविडेंस लॉ ये तो बिल्कुल ही आप उड़ा के रख दिया गया है। तो हमारे सजाओं के लिए एक रास्ता इंश्योर किया जा रहा है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से बाहर, और ये बाबर अवान साहब ने भी, लतीफ खोसा साहब ने भी बात आज उन्होंने की, बाबर अवान साहब ने 2 दिन पहले की, कि देखिए अगर और सर कमर वाशवानी और सरगोदा 400 किलोमीटर का फासला है, 400 किलोमीटर में डेली की बुनियाद पे केस चलाया जा रहा है। लोग 200 के करीब, 250 के करीब हमारे कारकुनान गरीब लोग वो आते हैं और वापस जाते हैं, इतना जुल्म है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट का मैं काफी सीनियर वकील हूं, मैं 22 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। आमिर साहब, मैंने इतनी कंफ्यूजन, इतनी होपलेसनेस मैंने जिंदगी में नहीं देखी जो इस वक्त वकला में है, और ये डिबाकल हो चुका है। मुझे 36-37 साल सहाफत करते हो गए हैं, तो मैंने भी नहीं देखी जो इस वक्त हम बिल्कुल इस तरह से एक ऐसे निजाम बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी फैसल साहब,
थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। बिल्कुल इसके ऊपर मजीद भी हम बात करते रहेंगे, मजीद इनको तकलीफ ज़रूर देंगे। लेकिन अभी जाते जाते आमिर साहब, जो एक तशवीशनाक खबर है, मैं चाह रही थी कि वो शेयर कर ली जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे आज़मीन हैं जिनको इंतज़ार है कि वो हज पे रवाना होंगे, लेकिन जो हमारे सामने खबर है उसमें 67,000 हाजियों के हवाले से तशवीशनाक खबर है कि वो शायद ना हज मुकम्मल कर सकेंगे। जी, ये हज जो है एक बड़ी रूहानी चीज़ होती है और ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो, क्योंकि हज फ़र्ज है ज़िंदगी में, अगर आपके पास वसाइल हो तो साबित तो ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज है, वाजिब है। तो लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग, वो सारी उम्र अपनी, उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश होती है, जोड़ते रहते हैं पैसे और जवानी से बुढ़ापे पे पहुंच जाते हैं। बुढ़ापे में अक्सर लोगों को मौका मिलता है, पूंजी लगा देते हैं। तो ये इतनी तकलीफ दे खबर है कि 67,000 हाजियों को इस वक्त ख़तरा है कि वो शायद पैसे देने के बावजूद ज़्यादातर लोग हज नहीं कर सकेंगे। और ये टोटली टूर ऑपरेटर्स जो है ना, मैं अब माफ़ी ही कहूँगा कि अपनी नाअहली और लालच की वजह से उन्होंने ये बेयकीनी की सजा कर दी है। और ये बावर करा दिया जाए, इसमें मिनिस्ट्री का कोई अमल दखल नहीं है, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं और सिर्फ जो सरासर कसूर है वो निजी टूर ऑपरेटर्स का ही है, उनकी गफलत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गालबन आप मेरी इसमें इजाफा कर दीजिएगा। जो मुझे समझ आई है कि उन्होंने डेडलाइन दी थी कि आप 14 फरवरी तक जो है वहाँ पे, क्योंकि महदूद जगह होती है तो मिना में ख़ास तौर पे जोन्स होते हैं, तो उनके पास गुंजाइश नहीं रहती। उस डेडलाइन को गवर्नमेंट ने अपना कोटा पूरा कर लिया, मगर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे, इन्होंने लोगों से पैसे लेने के बावजूद उन डेडलाइन को मिस कर दिया। अब सऊदी हुकूमत भी, उनके सफीर भी हाथ खड़े कर चुके हैं, हमारे सफ़ीर भी और वजारत भी कह रही है, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, कलबन प्राइम मिनिस्टर ने भी टेकअप किया है, मगर वो कहते हैं वहाँ जगह ही नहीं रही और उम्मीद ही नहीं रह गई और 67,000 लोग जो हैं ये छोटा नंबर नहीं, शायद हज ना कर पाए। बाकी तफसीलात अगर आप इसमें ऐड करते हैं। आमिर साहब तफसीलात तो डेफिनेटली शेयर करेंगे, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये जो 67,000 आज़मीन हज हैं, ये इन्होंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया है और इस साल अगर उनका नंबर आया है, अगले साल आए या ना आए, ये भी उनकी किस्मत की बात है। और ये बताया जा रहा है कि जो वजारत मजहबी अमूर का वेब पोर्टल है, उसके ऊपर सिर्फ 27,000 आज़मीन हज जो हैं उनका अंदराज कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है जो कुछ भी हुआ है ये सरासर जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जिनका ताल्लुक प्राइवेट है, निजी टूर ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। 1/3 लोग हज कर सकेंगे, 2/3, मेरे पास 67,000 का फिगर है, 67,000 आज़मीन का। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड ही गायब है और निजी टूर ऑपरेटर्स की जानिब से सऊदीज़ को अदायगियाँ ना होने के इल्ज़ामात हैं। और जो है पाकिस्तानी सफीर ने भी, उन्होंने भी कहा जी अब तोसी तकरीबन नामुमकिन है। ये जो डेडलाइन थी, बुकिंग की डेडलाइन थी, उसको क्रॉस कर दिया और जो इन्होंने अदायगियाँ करनी थी निजी टूर ऑपरेटर्स ने, ये उनमें भी गफलत करते रहे, वो अदायगियाँ नहीं की। और अब जो सऊदी पोर्टल है उसकी जो बंदिश है और नाकाफी फंडिंग है, उसकी वजह से बता रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है, बिगड़ चुकी है। अब ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। और हमारा अब ना जाने की वजह से भारत को ये इजाफी 10,000 का कोटा मिल गया है। खैर वो भी मुसलमान हैं, उन बेचारों की हमारे से भी ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन हम तो दुआ का मौका मिलेगा। 67,000 लोगों का मैं सोचता हूँ कि जो बेचारे अपनी सारी उम्र पैसे जोड़ के उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और पता नहीं, वो हमारे यहाँ जो मुबारकबाद दी जाती है कि जी हम हज पे जा रहे हैं, दुआओं के साथ किया जाता है, उन बेचारों का दिल टूटेगा और शायद दोबारा आगे मौका भी नहीं मिलेगा। और पता नहीं ये पैसे दिए हुए हैं कितने इसमें से वापस मिलते हैं और कब तक नहीं मिलते हैं। खत्म हो गया मेरे पास आमिर साहब, लेकिन जाते जाते हम दुआ भी करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये रिक्वेस्ट भी रखेंगे कि लाजमी तौर पे ये जो आज़मीन हज हैं इनके लिए जो भी बन पड़ता है उसको लाजमी कीजिए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।